नमस्कार बच्चों, मैं सुनील बिश्नोई। स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे गुणनखंड, गुणज और उनके गुण, यानी कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं और उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो फैक्टर्स, मल्टीपल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होते हैं आखिर गुणनखंड। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणनखंड, तो यहाँ पे पढ़िए कि कोई संख्या यदि दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि अगर कोई संख्या है और वो किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह भाग जा रही है, तो अर्थात दूसरी इसमें क्या है, कोई शेषफल नहीं बचता है। यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह भाग चली जाए और कोई शेषफल नहीं बचे, तो उस दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या है, यानी कि गुणनखंड है। यानी कि किसी एक संख्या को हम दूसरी संख्या से भाग दे रहे हैं और पूरी तरह भाग चली जाए, कोई शेषफल ना बचे, तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की क्या है, गुणनखंड है। या उसका दूसरा नाम क्या है, या अपरिवर्तक कहलाती है। उसका दूसरा नाम, उसको हम क्या कह सकते हैं, अपरिवर्तक। अंत हम कह सकते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिस संख्या को हम भाग दे दें किसी दूसरी संख्या से, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल पे आप यहाँ पे देखो कि 6 का गुणनखंड क्या है, यानी कि 6 को हम 1 से भाग दें तो भी पूरी तरह भाग चली जाएगी, और 6 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो भी पूरी तरह भाग चली जाएगी, और 6 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो भी पूरी तरह भाग चली जाएगी। तो ये क्या है, 1, 2 और 3, ये क्या है, ये 6 के गुणनखंड है। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम कौन कौन सी संख्याओं से भाग दे सकते हैं और वो पूरी तरह भाग चली जाए, तो जितनी भी संख्याएं ऐसी होती है जिससे वो भाग चली जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं गुणनखंड। एग्जाम्पल पे हमने देखा कि 6 है। जैसे 6 है, 6 को हम अगर हम 1 से भाग देते हैं तो भी 6 से भाग चली जाएगी, ये कोई शेषफल नहीं बचता है। दूसरा 6 को हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, 2 तिया 6, तो भी शेषफल नहीं बचता है। तीसरा हम 6 को 3 से भी भाग दे सकते हैं, 3 दूनी 6, तो भी शेषफल नहीं बचता है। यानी कि इस तरह की संख्याएं जिससे हमने 6 को भाग दिया और पूरी तरह भाग चला गया, कोई शेषफल नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 ये क्या है, 6 की गुणनखंड है। ठीक है, अब ये गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कैसे पता करते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। अब इन 3 संख्याओं के अलावा 6 का और कोई गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये 4 से भी भाग नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। जितने गुणनखंड हो सकते थे वो हमने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, अब दूसरा हम आगे इसमें और समझते हैं अभिन्यस्त गुणनखंड। अभी यहाँ पे ये पूछा हुआ, एक तो सीधा गुणनखंड था, दूसरा है कि अभिन्यस्त गुणनखंड। अब गुणनखंड में भी कई प्रकार हो सकते हैं ना, कि कितने प्रकार के गुणनखंड है, तो ये दूसरा है कि अभिन्यस्त गुणनखंड कौन सा है। तो उसमें आप देखो कि अभिन्यस्त गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। जैसे 24 और 36 का अभिन्यस्त। तो यहाँ पे क्या है, कोई संख्याएं, पहले तो हमारे पास एक संख्या थी, जैसे हमने पीछे समझा कि 6 के ये गुणनखंड है। अगर मान लो हमें 2 संख्याएं दी हुई आ जाएं, जैसे यहाँ पे है 24 और 36, 24 और 36 2 संख्याएं हैं। अब 2 संख्याओं में जो गुणनखंड इन दोनों में होगा, यानी कि 24 में भी होगा और 36 में भी होगा, जो गुणनखंड दोनों में होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अभिन्यस्त गुणनखंड। ये हमेशा याद रखना है कि जो गुणनखंड दोनों में हो, यानी कि देखो अब ये 24 है, अगर यहाँ पे हम करते हैं 6 गुणा 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, 6 चौका 24, तो ये 4 आ गया इसमें। अब 36 में देखो, 36 को करते हैं 9 गुणा 4, तो 9 चौका कितना हो जाता है, 36, इसमें भी 4 आ गया। यानी कि जो गुणनखंड दोनों में आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अभिन्यस्त गुणनखंड। अब ये संख्याएं 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जितनी मर्जी संख्याएं हो सकती है, जो गुणनखंड सभी में बराबर आए उसको हम कहते हैं अभिन्यस्त गुणनखंड।
ये जो थ्योरिकल चीज़ें हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएंगे, इसके नोट्स आप बनाते जाएं और इसको आपको हमेशा अपने याद करके ही रखना है, क्योंकि ताकि इस पे जो भी क्वेश्चन आए, जो भी सवाल आए, उनको देखते ही हम समझ जाएं कि किस तरह के सवाल आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको सुने, ध्यान से समझें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो अगला इसमें है कि अभाज्य गुणनखंड। पहले हमने सिंपल देखा गुणनखंड, दूसरा उसमें देखा अभिन्यस्त गुणनखंड, तीसरा इसमें आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें हमें बताना है कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। तो अभाज्य संख्याएं हमने पहले पढ़ा है फिर संख्या वाले चैप्टर में कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हो उनको हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे देखो कि किसी संख्या के गुणनखंड यदि अभाज्य हो तो अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 18 के अभाज्य गुणनखंड है 2 3 3। यानी कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, गुणनखंड एलसीएम वाले तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे 9 दूनी 18, फिर कितने बजाएगा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो ये क्या आ गई, ये आ गई गुणनखंड। गुणनखंड क्या है 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो संख्या या तो सिर्फ अपनी संख्या से भाग जाती है या फिर वो भाग जाती है 1 से। तो यहाँ पे जो 2 है वो भी या तो 2 से भाग जा सकता है या भाग जा सकता है 1 से। फिर आगे 3 3 है, ये भी या तो 1 से भाग जा सकते हैं या फिर 3 से भाग जा सकते हैं। तो ये कौन सी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 3 और 3 ये जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे। तो 3 तरह की गुणनखंड है हमारे पास, एक गुणनखंड, अभिन्यस्त गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब इस पे नेक्स्ट और क्या हो सकता है, अब बात आ जाती है गुणज। अब गुणज क्या होते हैं, तो गुणज को समझने के लिए आप देखो किसी संख्या के गुणज या अपप्रत्यय उन संख्या को किसी अन्य संख्या के गुणा करने पर प्राप्त होते हैं। अंत हम कह सकते हैं कि किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या के गुणज या अपप्रत्यय कहलाती है। जैसे 5 के गुणज है 5 10 15 20। यानी कि ऐसी संख्याएं, कोई भी संख्या आप ले लो, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 10। अब 10 के गुणज कितने हो सकते हैं, 10 के बहुत सारे गुणज हो सकते हैं। यानी कि 10 को 1 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 10, 10 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 20, 10 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं, 10 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30। यानी कि ये जो सारी संख्याएं जो आ रही है ये क्या है, ये है गुणज। किसके, जो भी संख्या को हम ले रहे हैं उसके गुणा कर रहे हैं वो है गुणज। अगर आप देखो तो जैसे हम पहाड़े पढ़ते हैं तो पहाड़ा है, जैसे यहाँ पे मान लो कि 5 का पहाड़ा है, तो 5 का पहाड़ा हम कैसे लिखते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 पंजा 25। तो ये सारे क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये है 5 के गुणज है। ठीक है, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है, 5 6 7 8 9 10 20 21 25 30, कोई भी संख्या है। तो उसका जो पहाड़ा हम लिखते हैं उसके जो आगे वाली संख्याएं हैं वो क्या है, 5 की गुणज है। यानी हम कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कि 5 के गुणज कौन से हैं, 5 के गुणज है 5 एकम 5 10 15 20। तो ये सारे क्या है, गुणज है। ठीक है, तो ये 5 के गुणज कितने हैं, ये सारे 5 के गुणज हो जाएंगे। इसमें 5 भी शामिल हो सकता है, इसमें ये 10 है, 10 को गुणा किया 10 आ गया, 10 20 30 40। तो इस तरीके से ये सारी संख्याएं क्या होती है, इनको हम कहते हैं गुणज। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इस पर किस तरह के सवाल आएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है इन्हें स्मरण करें, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो इम्पोर्टेंट बातें क्या क्या हो सकती है, जैसे पहला यहाँ पे है जैसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। एक क्या है, एक को हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या हो, एक उसका गुणनखंड हमेशा होगा।
कोई भी संख्या आप ले लो, 1 2 3 4 5, यानी हम कोई भी संख्या कह सकते हैं कि एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड एक तो हमेशा होगा। दूसरा है प्रत्येक संख्या समय का गुणनखंड है। दूसरा जो संख्या है वो खुद का भी गुणनखंड है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 का गुणनखंड 5 भी है, 5 का गुणनखंड 1 भी है। ऐसे कोई भी संख्या हो, 5 के अलावा भी कोई भी संख्या हो, तो जो संख्या है उसका वही संख्या उसका गुणनखंड है, दूसरा उसका गुणनखंड 1 होगा। तो दो चीज़ें क्लियर होगी, पहला कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा, प्रत्येक संख्या समय का गुणनखंड होगा। दो चीज़ें याद हो, क्लियर हो गई आपको। अब तीसरी है कि किसी संख्या का गुणनखंड या तो संख्या से कम या बराबर होता है, यानी कि कोई भी संख्या है उस संख्या का गुणनखंड क्या होगा, या तो उस संख्या से कम होगा। अब इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुणनखंड की। गुणज एक होता है गुणज, गुणज तो संख्या से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन गुणनखंड क्या है, या तो संख्या से कम होगा या फिर क्या होगा, संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो तीन बातें ये होगी। चौथा इसमें है कि प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, यानी कि प्रत्येक संख्या कोई भी संख्या है उसके जो गुणनखंड होंगे उसकी जो संख्या है, गुणनखंडों की संख्या एक निश्चित संख्या होती है। यानी कि कोई भी संख्या है अगर हम उसके गुणनखंड निकालें, तो जैसे हम यहाँ पे देखो कि 18 के गुणनखंड निकालते हैं तो कितने आ रहे हैं, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि ये गुणनखंड आ रहे हैं इसकी। तो ये जो 3 गुणनखंड आ रहे हैं ये इसकी संख्या निश्चित है। हम ये नहीं कह सकते कि इसके 4 गुणनखंड आएंगे, 5 आएंगे, या कभी कम हो गए ज़्यादा हो गए। तो वो गुणनखंड कभी भी कम ज़्यादा नहीं होंगे, वो जितने भी गुणनखंड आएंगे उनकी एक संख्या निश्चित होती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्लियर होगी। अब हम इसमें आगे देखते हैं कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। अब पहले हमने समझ लिया गुणनखंड, अब यहाँ पे बात हो रही है गुणज को लेके। तो गुणज के बारे में यहाँ पे क्या बताया है कि गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम गुणज निकालें, जैसे 5 का गुणज निकालें, 5 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 10। तो ये जो गुणनफल आ रहे हैं आगे, या हम कह सकते हैं गुणज आ रहे हैं, तो गुणज क्या है, उस संख्या का प्राकृतिक संख्या का गुणनफल है। यानी कि ये जो गुणज है ये क्या है, इसके गुणनफल है। गुणनफल मतलब इनको जब हम गुणा करते हैं तब जाके ये गुणज हमारे पास निकल के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक संख्या समय की गुणज है। यानी कि कोई भी संख्या है, जैसे 5 है तो 5 क्या है, समय की गुणज है। 5 को हम कह सकते हैं कि 5 का गुणज 5 भी है। नेक्स्ट है कि किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। अब इसमें क्या है, गुणनफल तो क्या होता है कि या तो संख्या के बराबर होगा या संख्या से कम होगा। लेकिन अगर गुणज की बात कर लें, हम गुणज की बात करें तो गुणज क्या है, या तो संख्या के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। यानी कि कोई भी संख्या है अगर हम उसके सोचें कि उसके गुणजों की संख्या निकालें, जैसे 5 के कितने गुणज हो सकते हैं, अगर हम उनकी संख्या निकालें तो उसका कोई अंत नहीं है, हम उनके गुणजों की संख्या नहीं निकाल सकते। यानी कि यहाँ पे है कि उनकी गिनती करना संभव नहीं है। जैसे हमने 5 को 1 से गुणा किया, 2 से, तो 5 को हम कितने से भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 100 से कर लिया, 5 को हम 1000 से कर लें, 5 को हम 1010 से कर लें। तो वो क्या है, कोई संख्या उनकी निश्चित नहीं है, हम जितने से भी गुणा करेंगे तो वो उसके गुणज निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उनकी गिनती करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमने क्या समझा कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं और उनके क्या क्या गुण हमें याद रखने हैं। तो गुणनखंड के बारे में हमने समझा, गुणनफल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपको इनके नोट्स हमेशा बना के रखने हैं और इस पर कुछ किस तरह के सवाल, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।